सोलैंड टू अनरावल टांगस्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो एक बंदा कहता है कि सबऑर्डिनेट्स को सिचुएशन का मालूम नहीं है। तो ये ऑफिसर इस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि अभी अभी पूरी सिटी ने उस चीज को होते हुए देखा है और आखिर वो आसमान के अंदर वो बड़ा सा दिल क्या था। तो इस ऑफिसर की गुस्से को देख के ये सबऑर्डिनेट कहता है कि लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं हुआ है कैप्टन, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी वजह से किसी को भी जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये ऑफिसर वापस से चिल्लाते हुए कहता है कि निकम्मे कहीं के, मैं ऑर्डर देता हूँ कि जाके जल्दी से तुम लोग एक बारी और केयरफुली चेक करो। जिसके बाद ये सभी ही इसकी बात मान के यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरी साइड होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यह अपने रूम में आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है जबकि जू सांसी और यह को बाहर से देख रहे होते हैं। और तभी ये कोई कहती है कि बिग ब्रदर सांसी अब यह कैसा है। तो जू सांसी कहता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि कल रात इसने जिन एबिलिटीज को इस्तेमाल किया था वो इसके खुद के कंट्रोल से परे थी। और वैसे तो हमने उसकी मदद करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया था लेकिन हम लोग वहाँ पे पहुँचते उससे पहले ही इसने उस सिचुएशन को अपने आप ही संभाल लिया। तो सही तो कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन अभी थोड़ी सी अजीब है क्योंकि इसकी जो सोल पावर है वो करीब करीब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है लेकिन इसकी जो रिकवरी स्पीड है वो भी काफी ज्यादा तेज है जैसे कि ये लगातार एक एनर्जी बॉटल का इस्तेमाल कर रहा हो। और इस चीज को सुन के जू सांसी कहता है कि हाँ, फिजिकली तो काफी तेजी से रिकवर कर रहा है लेकिन ये कब मानसिक रूप से रिकवर करेगा इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और जब ये दोबारा से होश में आएगा हम इसे अच्छी तरीके से चेतावनी देंगे कि ये कभी भी भविष्य में इतनी आसानी से अपनी इन तीनों नई स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो उस समय जो इसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो इसको पागल कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को सुन के ये कोई चुपचाप यहाँ से जाने लगती है और इस चीज को देख के क्वीन किंग भी हैरान होती है। और जब ये कोई अकेली बालकनी में आ जाती है तो क्वीन किंग इसके पास आके कहती है कि सिस्टर गुई क्या आप ठीक हैं। जबकि इस तरफ ये गुई थोड़ी सी उदास होती है और ये कोई भी जवाब नहीं देती है। और इनकी चुप्पी को देख के क्वीन किंग हैरान होते हुए कहती है कि आप मुझसे ये तो मत कहना कि आप उसे पसंद करने लगी है। और इस चीज को सुन के ये गुई इससे कहती कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपने इस प्यार को दफना दिया है क्योंकि ये काफी पेचीदा लड़का है और अभी इसने काफी ज्यादा बोझ भी उठा रखा है, इसलिए मैं इसके लिए और ज्यादा परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तो क्वीन किंग इस बात को सुन के कहती है कि सिस्टर गुई, इस लड़के के दिल में किसी और लड़की के लिए कोई भी जगह नहीं है सिवाय इसके वांग डोंगर के, इसलिए बस आप कुछ भी मत करना। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि यह होश में आ गया होता है। तो जू सांसी तुरंत इससे पूछता है कि अब तुम कैसे और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जबकि यह इनसे माफी मांगते हुए कहता है कि ब्रदर सांसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फेंग लिंग की सिचुएशन क्या है। तो जू सांसी बताता है कि वो बंदा तो रोए जा रहा है और ऐसा लगता है कि फेंग लिंग की सोल के ऊपर एक काफी पावरफुल कर्ज किया गया है और मुझे सच में बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आखिर उसे किस तरीके की दवाइयाँ दी गई हैं जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी के अंदर इतने बदलाव आए हैं। और फिर यह फेंग लिंग के पास आके कहता है कि फेंग लिंग, क्या मैं तुम्हें अब भी याद हूँ? हम लोग एक बार ही पहले मिंगदू सिटी के बाहर मिले थे। तो फेंग लिंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तो यह कहता है कि मेरा नाम हुआ युहा है और मैं यहाँ पे तुम्हें और बाकियों को बचाने के लिए आया हूँ जिन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है। तो क्या तुम जानते हो कि वो लोग कहाँ हैं? और जब फेंग लिंग यह इन बातों को सुनता है तो ये काफी जोरों से रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसने मुझे काफी हर्ट किया और मुझे एक वुमेन में बदल दिया और हर रोज वो मुझे परेशान करता था और उसने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। तो यह इसे बताता है कि वैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि जो पर्सन तुम्हें हर्ट किया करता था वो अब नहीं रहा है, इसलिए तुम जल्दी से होश में हो और हमें बताओ कि आखिर उन लोगों को पकड़ के कहाँ पे रखा गया है जिन्हें तुम्हारे साथ पकड़ा गया था। तो फेंग लिंग बताता है कि उन सभी को ही एक वाटर प्रिजन के अंदर कैद करके रखा गया है। और यह वाटर प्रिजन को सुन के हैरान हो ही रहा होता है कि फेंग लिंग कहता है कि और वो जो वाटर प्रिजन है वो साउथ सिटी की जो सिटी वॉल्स हैं वो वाटर प्रिजन उसके बाहर एक खाई के नीचे है और वो खाई पानी के बहाव से बनी थी और सभी लोग वहाँ पे पानी के अंदर पानी से भीगे हुए हैं और काफी ज्यादा कमजोर थे। तो यह कहता है कि अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों मैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया था और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग ऐसी किसी जगह पे इन्हें लॉक करके रखेंगे। और फिर ये फेंग लिंग से पूछता है कि आखिर कितने लोग वाटर प्रिजन की पहरेदारी कर रहे हैं और क्या वो सभी ही इविल सोल मास्टर्स हैं। तो फेंग लिंग कहता है कि इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है लेकिन हम में से कुछ को पकड़ लिया गया था और उनमें से कुछ तो मारे जा चुके हैं जबकि बाकियों की काफी बुरी कंडीशन है। और इस चीज को सुन के यह कहता है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है और उन लोगों को बचाने
यानी कि हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और मैं तुरंत ही उस एरिया में जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसके बारे में फेंगलिंग ने जिक्र किया था और अंदर चोरी छिपे जाने की कोशिश भी करूंगा। और एक बारी जो मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो सभी लोग ही तैयार रहना एक्शन लेने के लिए, जिसके लिए सभी लोग भी मान जाते हैं। और हम देखते हैं कि क्विंग क्विंग एक रूम के बाहर बैठ के मन में कह रही होती है कि भगवान प्लीज मेरी मॉम को सही सलामत रखना और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा। जबकि इस रूम के अंदर फेंगलिंग सो रहा होता है और जब ये सो रहा होता है तब हम इसके माथे पे एक काले रंग के दाग को देखते हैं जो कि थोड़ी देर में गायब भी हो जाता है। जबकि इस तरफ सही तो लेवल 8 के सोल टूल को देखते हुए कहता है कि ये तो एक लेवल 9 के सोल टूल के एग्जिस्टेंस के काफी ज्यादा करीब है और मुझे अब बस तब तक इंतजार करने की जरूरत है जब तक कि यह इसकी पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर देता है। जिसके बाद हमें जुईचेन और जीजियान का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुईचेन थोड़ा भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम इस तरीके से मुस्कुराना बंद कर सकती हो। और इस चीज को सुन के जीजियान चौंक जाती है और ये गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम तब तक चुप नहीं रह सकते हो जब तक कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये चीज फटी ना तो हम सभी की ही एहसास हो जाएगी। तो जुईचेन कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी ज्यादा डरावनी लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, बिल्कुल एक इविल फॉक्स की तरह। और इस चीज को सुन के जीजियान को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि कमीने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी ये काफी आश्चर्यचकित होते हुए कहती है कि हे आखिर आज अचानक से तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो और तो तुम इस तरीके से भी कभी नहीं बोलते हो। और फिर जुईचेन को चेक करते हुए कहती है कि हे भगवान क्या तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, क्या तुम बीमार हो। और इसे ऐसा करते देख जुईचेन शर्मा रहा था और ये कहता है कि ये करना बंद करो, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। तो इस चीज को सुन के जीजियान काफी ध्यान से इसे देखते हुए कहते हैं कि तो आखिर तुम कौन हो। और इस चीज को सुन के जुईचेन का शर्म के मारे मुंह लाल हो जाता है और ये कहता है कि जियान हम एक दूसरे को काफी ज्यादा लंबे समय से जानते हैं। तो जियान पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, कई साल तो हो गए हैं और हाँ हम तब से भी एक दूसरे को जानते हैं जब से हमने कॉलेज के अंदर पहली बार एंटर किया था और तब कोई भी तुमसे बात भी नहीं करना चाहता था और उस समय कॉलेज के अंदर एंटर करने वाले तुम एक आखिरी बंदे थे जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे लिए सुटेबल रास्ता मिला जिस पर चलते हुए मैंने हमेशा तुम्हें देखा है। तो फिर आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जुईचेन थोड़ा शर्माते हुए सीरियस होते हुए कहता है कि तो फिर चलो साथ रहते हैं। तो जीजियान कहती है कि हम तो वैसे भी हरदम साथ में रहते हैं ना। लेकिन तभी इसे जुईचेन की बात का मतलब समझ में आता है और ये तुरंत ही टमाटर के जैसे लाल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुमने ये अभी अभी क्या कहा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।